स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के ऊपर। ये कंपटीशन के एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इन टेस्ट के माध्यम से एक अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपका लेवल किस टाइप का है, आपकी तैयारी कितनी पुख्ता है। तो दोस्तों बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं। 15 सवालों का एक समूह है जिसको आपको चेक करना है 15 में से आपके कितने सही होते हैं। आप कमेंट सेक्शन जाके अपने स्कोर भी बता सकते हो 15 में से आपके कितने सही हुए हैं। तो दोस्तों पहला जो सवाल है वो ये है कि भारत में लोकसभा के प्रथम मध्यावधि चुनाव कब हुए। भारत में लोकसभा के प्रथम मध्यावधि चुनाव कब हुए हैं। मैं आंसर करूं उससे पहले 5-10 सेकंड का एक पॉज लूँगा, मैं बीच में थोड़ा सा गैप लूँगा ताकि आपको सोच विचार कर जवाब देने का समय मिल जाए। फिर जो मैं आंसर करूं उसे आप मिलान कीजिए और आपका आंसर सही है या गलत उस बेस पे आप अपना स्कोर निकाल पाएंगे। तो भारत में लोकसभा के प्रथम मध्यावधि चुनाव कब हुए ये प्रश्न है। इसका सही उत्तर है दोस्तों सन 1971 में, यानी जो 1970 में लोकसभा भंग की गई थी उसके चुनाव हुए थे 1971 में। 1971 के चुनाव कहलाते हैं और ये प्रथम बार मध्यावधि चुनाव थे। मध्यावधि चुनाव का मतलब है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, उसके 5 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही उसको भंग कर दिया जाता है और फिर से जो चुनाव आयोजन होते हैं उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं। तो पहली बार मध्यावधि चुनाव कब हुए थे 1971 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है। संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है। इसका आंसर आपको करना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों कुल 29 विषय। जो 11वीं अनुसूची है 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों को कुछ काम सौंपे गए थे, 29 विषय सौंपे गए हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 29 विषय। और 12वीं अनुसूची वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, उसमें कुल 18 विषय हैं जो स्थानीय शहरी स्वशासन को सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे। इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल सदस्यों की जो संख्या थी दोस्तों वो हैं 14। टोटल 14 मेंबर्स थे। ये इनका काम ये था कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है, कैबिनेट मिशन 2 प्रस्ताव लेकर आए। एक तो जब तक देश आज़ाद नहीं होता है और संविधान नहीं बन जाता जब तक एक अंतरिम सरकार का गठन होगा और एक संविधान सभा का गठन होगा जो भारत के लिए एक संविधान बनाएंगे। तो ये जो अंतरिम सरकार थी उसमें सदस्यों की संख्या 14 निश्चित की गई और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे उपाध्यक्ष जो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और अध्यक्ष जो हैं वो गवर्नर जनरल को रखा गया है। तो टोटल 14 मेंबर इसमें थे। इस जो कार्यकारिणी थी भारत के सदस्यों की उसकी अध्यक्षता हमेशा पंडित जवाहरलाल नेहरू करते थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में इंडिया आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। भारत में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। यानी सिंपल सा सवाल है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इस प्रश्न का आंसर आपको करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष आपको बताना है और इसका सही उत्तर है B.G. खेर। बाल गंगाधर खेर जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे। इसका गठन हुआ था दोस्तों जून 1955 में। जून 1955 में अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति जो हैं
वो राजभाषा आयोग का गठन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम राष्ट्रीय पुलिस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राष्ट्रीय पुलिस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? छठा सवाल है, प्रथम राष्ट्रीय पुलिस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रथम राष्ट्रीय पुलिस आयोग के अध्यक्ष थे धर्मवीर। सन 1979 में इसका गठन हुआ था। धर्मवीर इसके अध्यक्ष थे। एक सवाल मिसिंग है बीच में, पांचवा सवाल मिस हो गए। तो अगला सवाल है पांचवा, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वित्त आयोग का जो गठन है दोस्तों, वो अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। और इसका जो कार्य है, जितना भी रेवेन्यू आता है वो केंद्र और राज्यों के बीच में उसका बंटवारा करना, उसका वितरण करने का जो कार्य है, इसकी सिफारिशें वित्त आयोग करता है। प्रथम वित्त आयोग केसी नियोगी थे और 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ, उनके अध्यक्ष हैं एन के सिंह, जिनका कार्यकाल 2020 से लेकर 2025। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर करें ताकि आपकी जो नॉलेज है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ये दो तरीके से हैं, अगर मंत्रिपरिषद को पूर्ण बहुमत है तो उसकी सिफारिश पर, और अगर पूर्ण बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति अपने स्व विवेक से भी ये पता लगा सकता है कि भंग करनी है या नहीं। और ये किस कंडीशन होता है, जब कोई भी दल या कोई भी गठबंधन मिलकर सरकार का गठन नहीं कर सकते तो राष्ट्रपति वहाँ पे लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और पूर्ण बहुमत है तो उसकी सिफारिश पर भी ये कार्य कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। अगला प्रश्न है, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में किया गया है? आठवां प्रश्न है दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में किया गया है? इसका सही उत्तर आपको बताना है। किस अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों के वितरण है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में जो है वो केंद्र और राज्यों की शक्तियों का वितरण है। हम कई बार ये चीज़ें आती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय, जो इन तीनों में उल्लेखित नहीं होते हैं, तो इन सब का उल्लेख जो है वो 7वीं अनुसूची में हमें देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में कुल वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। तो इनमें से जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को शक्ति का हस्तांतरण किया गया है? किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को शक्ति का हस्तांतरण किया गया है? ये तो बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों, और कई एग्जाम्स में ये आया हुआ है। तो ऐसे जो बेसिक सवाल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमेशा रहता है वो रहता है बेसिक का। जितना आप बेसिक अच्छा रखोगे तो आपकी जो तैयारी है उतनी ही पुख्ता होती जाएगी, बहुत अच्छी रहेगी। तो कोशिश करें आप बेसिक को कभी ना छोड़ें, बेसिक हमेशा करें, उसके साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह हैं उनको आप अच्छे से और जानने की कोशिश करें, तथ्यों को गहराई से जानें और घटनाक्रम को थोड़ा एक स्टोरी के रूप में लें ताकि आपको ईजिली याद रह पाएँ। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को शक्तियों का हस्तांतरण किया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला सवाल है दोस्तों, विवाह व विवाह विच्छेद और गोद लेना किस सूची का विषय है?
विवाह विवाह विच्छेद और गोद लेना किस सूची का विषय है? मैंने अभी आपसे ये 7वीं अनुसूची का उल्लेख किया था, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय हैं। उनमें से ये किस सूची का विषय है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ये जो हैं वो संवर्ती सूची का विषय हैं। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये सब संवर्ती सूची का विषय हैं, जिसमें संवर्ती सूची का तात्पर्य जिस पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, और उन दोनों के कानूनों में अगर किसी भी प्रकार का गतिरोध हो तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून मान्य होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर है दोस्तों, आर्टिकल 75 का जो सब सेक्शंस हैं, फर्स्ट वाला वो, यानी 75(1) के अनुसार, 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, ये एक बार सेकंड ग्रेड एग्जाम्स में भी आया था, प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है, तो इसमें से ये ऑप्शन था। तो प्रधानमंत्री हमेशा नियुक्त होते हैं, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? इसका सही उत्तर है दोस्तों, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों, गोवा। अभी तक एकमात्र राज्य है जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है, गोवा। होती क्या दोस्तों, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 44, जिसमें समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, जिसका अर्थ ये है कि जो बेसिक बातें हैं ना, जैसे कि विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना, यानी जो पारिवारिक जो कार्य हैं, वो चाहे कोई भी आप धर्म, कोई भी संप्रदाय को मानने वाला हो, उनकी प्रक्रिया एक समान होगी। जैसे कि अगर तलाक लेना है या विवाह विच्छेद अगर किसी का होता है तो वो समान प्रक्रिया से होगा। फिर वो धर्म के आधार पे या संप्रदाय के आधार पे कोई अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जीवन यापन के जो साधारण सामाजिक जो नियम हैं, वो उनका सरलीकरण करना, उनको एक रूपता प्रदान करना समान नागरिक संहिता है। और बहुत ही जल्दी शायद केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है, क्योंकि हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी, उनके एजेंडे में ये चीज़ रहती है, उनके घोषणा पत्र में ये चीज़ रहती है। तो आपको बहुत जल्दी ये चीज़ देखने को मिलेगी कि एक ऐसा कानून बन जाएगा। तो एकमात्र राज्य अभी तक गोवा है जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने केंद्र संघ राज्य का गठन किया? यानी राज्य पुनर्गठन आयोग जो था वो 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, वो आपको संख्या बतानी है। इसका सही उत्तर है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठन हुआ था। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू और के पणिकर इसके अन्य सदस्य थे। 1955 में रिपोर्टिंग हुई थी और 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य पुनर्गठन हुआ था। और उस पुनर्गठन के माध्यम से भारत में कुल 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस समिति की सिफारिश पर भारत में मताधिकार आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? किस समिति की सिफारिश पर भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? यानी जो वोटिंग की जो एज है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस समिति की सिफारिश से हुआ था ये? तो इस समिति का नाम है दोस्तों तारकुंडे समिति। कौन सी समिति है? वीएस तारकुंडे समिति। और 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई है। और अभी कुछ और एक्सपर्ट्स इसकी डिमांड करें कि आने वाले टाइम आपको ये चीज़ देखने को मिल सकते हैं कि मताधिकार की आयु जो है 18 वर्ष से घटा के हो सकता है, ये संभावना है कि 16 वर्ष भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो आपके सही उत्तर है इस प्रश्न का वो ये है कि तारकुंडे समिति इसके अध्यक्ष थे, जिन्होंने मताधिकार की आयु घटाने का सुझाव दिया था और 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन भी हुआ है अनुच्छेद 326 में। आखिरी प्रश्न, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया?
मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया है? इसका उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों, उससे पहले मैं आंसर करूं, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है जो अलग अलग क्षेत्रों में भारत के लिए उत्कृष्ट कार्य करते हैं। तो मदर टेरेसा को जो ये अवार्ड है वो मिला था 1980 में, 1980 में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना स्कोर बता सकते हो और कमेंट सेक्शन में जाके और कोई टॉपिक आप दे सकते हो जिस पे आप वीडियो बनाने के लिए बोल सकते हो कि सर इस पर टॉपिक बनाए तो अच्छा रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर, जो भी आप वीडियो बनाने के लिए जो टॉपिक सजेस्ट करेंगे उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।